हम लोगों का जो लेक्चर है ये सेकेंड पार्ट है 1857 रिवोल्ट के बारे में। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि 1857 के रिवोल्ट के काजेस क्या क्या थे। अब हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि 1857 के रिवोल्ट का फेलियर क्यों हुआ और उस रिवोल्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो इस लेक्चर में हम लोग ये दो टॉपिक कवर करेंगे, क्या क्या, एक फेलियर ऑफ रिवोल्ट और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, फेलियर ऑफ रिवोल्ट। कि रिवोल्ट जो था 1857 का रिवोल्ट ये फेल क्यों हो गया, फेलियर क्यों हुआ रिवोल्ट का 1857 के रिवोल्ट का। तो सबसे पहले हम इसके जानते हैं रीजंस क्या क्या थे फेलियर होने के। तो बेसिकली 5 मेजर रीजंस थे जिनके कारण से 1857 का रिवोल्ट फेल हुआ। मैं वन बाय वन उनको लिख के उनको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले रीजन का, तो पहला था नो ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन। तो अगर हम बात करें पहले रीजन का, तो ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि पैन इंडिया सपोर्ट जो है रिवोल्ट को लैगिंग था। जो पैन इंडिया सपोर्ट मिलना चाहिए था, पूरे भारतवर्ष में इस रिवोल्ट को सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। ये रिवोल्ट बेसिकली जो है वो नॉर्दर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया तक ही लिमिटेड रह गया। जो मेजर प्रेसिडेंसीज थी जैसे कि बॉम्बे, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसीज थी, जो मेजर बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, इस पार्ट ने इस रिवोल्ट में हिस्सा नहीं लिया। ये प्रेसिडेंसीज ने इस रिवोल्ट में हिस्सा नहीं लिया। तो इस रिवोल्ट का जो मेजर वन ऑफ द रीजन था फेलियर का, वो था कि ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन, पैन इंडिया पार्टिसिपेशन नहीं मिल पाया और ये रिवोल्ट जो है लोकलाइज रह गया नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया जैसे यूपी, बिहार, कुछ पार्ट्स ऑफ एमपी, यहीं तक ये रिवोल्ट सीमित रह गया। तो वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट इज नो ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन, लैगिंग पैन इंडिया पार्टिसिपेशन। अब हम लोग जानते हैं कि सेकेंड रीजन क्या था। तो सेकेंड रीजन जो हमारा था वो था पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट। अब अगर इसकी बात करें तो जो इंडियन आर्म्स थे, इंडिया में जो रिवोल्ट कर रहे थे 1857 के जो इंडियंस थे, उनके पास जो हथियार थे वो बहुत ही आउटडेटेड हथियार थे, पुराने जमाने के ट्रेडिशनल हथियार थे। और जबकि ब्रिटिश के पास मॉडर्न हथियार थे, मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे। जैसे इंडियंस की तरफ से जो लोग रिवोल्ट में हिस्सा ले रहे थे उनके पास भाला था, तलवार थी, स्वार्ड और कटार थी, इस तरह के हथियार थे। जबकि ब्रिटिश के पास कैनॉन्स, तोप थे, मॉडर्न राइफल्स थी, इनफील्ड राइफल्स थी, तो ऐसे मॉडर्न वेपन्स थी। तो जो इंडियन वेपन्स थे वो नो मैच थे ऑफ द ब्रिटिश वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स। तो एक रीजन ये था। तो इंडियन के पास अगर हम लिखे तो क्या था, इंडियन के पास ट्रेडिशनल वेपन्स था, ट्रेडिशनल वेपन्स। जैसे कि हम बात करें ट्रेडिशनल वेपन्स में कौन कौन से, जैसे कि हमारा स्वार्ड्स, स्पीयर्स एक्सेट्रा। जबकि हम बात करें ब्रिटिश के पास, ब्रिटिश की जो सेना लड़ रही थी, ब्रिटिश के जो सोल्जर थे, उनके पास क्या था, मॉडर्न वेपन्स थे। मॉडर्न वेपन जैसे कैनॉन्स मतलब तोप, इनफील्ड राइफल्स एक्सेट्रा। तो ये सेकेंड रीजन था फेलियर का। और एक मेन रीजन ये भी था कि जो ब्रिटिश का स्पाई सिस्टम था, स्पाई सिस्टम मतलब क्या, जासूसों का एक जो मतलब जासूस वाला सिस्टम होता था, वो जासूस जो थे
ब्रिटिश के पास थे। तो जो एक्टिविटीज यहाँ के जो इंडियन की तरफ से रिवोल्ट कर रहे थे 1857 में, जो सोल्जर रिवोल्ट कर रहे थे, उनकी एक्टिविटीज के बारे में, उनकी गतिविधियों के बारे में पहले से ही ब्रिटिश को उसकी जानकारी मिल जाती थी। तो जो ब्रिटिश स्पाइस थे, ब्रिटिश जासूस थे, वो जो इंडियन सोल्जर्स थे जो रिवोल्ट कर रहे थे, उनकी गतिविधियों, उनकी एक्टिविटीज की जानकारी पहले से ही ब्रिटिश सोल्जर्स और ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेटर जो रहते थे, जो ब्रिटिश लीडर थे उस तरफ से, जैसे हैवलॉक हो गए, निकोलसन, हुडसन हो गए, इन सबको पहले से ही जानकारी इस चीज की मिल जाती थी। तो एक ये रीजन था। रीजन क्या था कि, और इसके साथ साथ इसी थर्ड रीजन में एक बेटर स्पाइस सिस्टम प्लस एक और इसी में रीजन था टेलीग्राफ सिस्टम, इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ सिस्टम। तो जो इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ सिस्टम ब्रिटिश के पास था, इससे क्या होता था, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, ब्रिटिश लीडर्स थे जो कमांड कर रहे थे आर्मी को, ब्रिटिश कैप्टन्स या मेजर्स, वो अपने मैसेज को एक ग्रुप से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली कन्वे कर पा रहे थे, बता पा रहे थे उनको कि हम अगला क्या स्टेप लेने जा रहे हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे कौन सी समस्या है, यहाँ पे कितने लोग अटैक कर चुके हैं। तो इससे क्या होता था, उनके बीच में एक रिलेशन बना हुआ रहता था, उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन रहता था, मतलब कि यहाँ की गतिविधियां, वहां की गतिविधियां, दो विभिन्न जगहों गतिविधियां आपस में रिलेट हो जाती थी। और इससे क्या होता था, अगर कहीं पे कोई ब्रिटिश मान लीजिए डाउन पड़ रहा है ब्रिटिश आर्मी, तो दूसरी जगह से आर्मी आके वहां पे सपोर्ट में आ जाती थी। जबकि इंडियन के साथ क्या था, इंडियन सोल्जर्स के पास ना तो टेलीग्राफ सिस्टम था, ना स्पाइस का सिस्टम था। तो इससे क्या होता था, जो सोल्जर या जो लीडर है, मान लीजिए नाना साहब कहीं से लड़ रहे थे, तो कानपुर तक ही अपना सीमित थे, वहीं पे उनकी आर्मी लड़ कर रही थी, वहीं पे हार हो रही थी, वहीं पे जीत हो रही थी। कानपुर की आर्मी कहीं और नहीं जा रही थी, या लखनऊ की बेगम हजरत महल की आर्मी जो है वहीं लड़ रही थी। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था, जबकि ब्रिटिशर्स आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो ये भी एक रीजन था फेलियर का। अब हम आते हैं फोर्थ रीजन पर। फोर्थ रीजन जो था वो था पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। अगर हम बात करें पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, या कह सकते हैं अनकोऑर्डिनेटेड, जैसे भी मैंने बताया अनकोऑर्डिनेटेड था। मतलब जो रिवोल्ट 1857 का चल रहा था, उसमें इंडियंस की तरफ से जो जो लीड कर रहे थे, इंडियंस आर्मी कंटिजेंट को जो जो लीड कर रहे थे, वो जो लोग थे वो एक यूनिट को लीड कर रहे थे। वो होल जो कंटिजेंट था, मतलब होल जो स्ट्रगल चल रहा था, उसको नहीं लीड कर रहे थे। जैसे मैंने भी बताया कि नाना साहब कानपुर की कंटिजेंट को लीड कर रहे थे, बेगम हजरत महल लखनऊ की कर रहे थे, और झांसी की कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, उनके बीच में जो संपर्क नहीं था, ना कोई एक दूसरे की मतलब सामंजस्य था कि क्या चल रहा है, क्या मतलब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो ऐसा था। और प्लस जो इंडियन लीडर्स थे जो लीड कर रहे थे 1857 को रिवोल्ट की, उनकी कॉम्पिटेंसी की अगर बात करें तो वो उस मैच की नहीं थी जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो ब्रिटिश लीडर थे, ब्रिटिश कैप्टन थे, जैसे हैवलॉक, निकोलसन, हुडसन, इन सब के कंपैरिजन में जो इंडियन लीडर थे उनकी कॉम्पिटेंसी उस स्तर की नहीं थी। तो एक रीजन ये भी था। पांचवा रीजन अगर हम बात करें, ऊपर लिखते हैं, पांचवा रीजन था नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी। मींस जो इंडियन सोल्जर्स को लीड कर रहे थे, जो इंडियन रिवोल्ट कर रहे थे, इंडियन की तरफ से रिवोल्ट कर रहे थे, उनकी एक क्लियर आइडियोलॉजी नहीं थी, उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी ब्रिटिश के एक्सप्लॉयटरी नेचर की। वो केवल और केवल जो उनके रीजनल प्रॉब्लम्स थे, लोकल प्रॉब्लम्स थे, उसको लेके लीड करे। जैसे झांसी की रानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वहां पे हो गया था, उनके जो अडॉप्टेड सन है उसको राजगद्दी नहीं मिल रही थी। तो ऐसे ऐसे अगर हम बात करें, बेगम हजरत महल का अपना रीजन लोकल प्रॉब्लम था, लोकल सोल्यूशन के लिए। अवध में चल रहा था कि जो वहाँ के मतलब नवाब थे, उनको
गद्दी नहीं दी जा रही थी, मिस गवर्नेंस के बेसिस पे हटा दिया गया था। तो ऐसे लेकर उनकी एक यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी, सबकी अपनी अपनी एक लोकल आइडियोलॉजी थी। वो अवेयर नहीं थे ब्रिटिश के एक्सप्लॉइटेटरी नेचर की, कि जो ब्रिटिश यहाँ पे शासन करने के साथ साथ इंडियंस के एक्सप्लॉइट करें, उनके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है पावर का। तो इससे लेकर एक यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी, जिससे क्या हुआ कि उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन था वो लैगिंग था, एक मतलब सेंट्रलाइज्ड आइडिया नहीं थी जिसके बेसिस पे वो स्ट्रगल कर सकें, जो लोगों को मासेस को अपनी ओर कैप्चर कर सके, मासेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। तो एक रीजन ये था। अब हम बात करते हैं अपने सिक्स्थ रीजन पर। सिक्स्थ रीजन ये था कि सभी सेगमेंट ने ज्वाइन नहीं किया, मतलब ऑल क्लासेस डिडंट ज्वाइन। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम जमींदार की बात करें, जमींदार्स की, तो जमींदार्स ने ये सोचा कि उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो पर्सनल गेन्स हैं वो ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं ब्रिटिश के अंडर एज कंपेयर टू द, अगर इंडियंस का शासन आ जाता है जहां पे इक्वलिटी होगी, सभी के राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाएगा, तो ब्रिटिश के अंदर उनके जो राइट्स थे वो ज्यादा प्रोटेक्टेड थे। तो जमींदार ने एक क्या काम किया इस रिवोल्ट के लिए, ब्रेक वाटर टू स्टॉर्म। मतलब जो रिवोल्ट इतना मतलब चरम पे पहुंच रहा था, जो एक उग्र तरीका ले रहा था, जो एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जा रहा था, उसको उसमें वाटर ऐड करना, मतलब कि उसको स्लो डाउन कर दिया गया, उसके लिए निगेटिवली इंपैक्ट किया जमींदार ने, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी राइट्स, या कह सकते हैं उनके जो पर्सनल राइट्स नहीं कह सकते, पर्सनल मोटिव जो थे, पर्सनल गेन्स जो था वो जमींदार के, वो ब्रिटिश के अंदर ज्यादा सुरक्षित अच्छे से थे। अब दूसरा हम बात करें मनी लेंडर्स की, तो मनी लेंडर्स या जो साहूकार हुआ करते थे, जो मर्चेंट्स होते थे बड़े बड़े, तो उनको भी सहन करना पड़ा किसका, रैथ ऑफ द रिवोल्टीज। जो रिवोल्ट कर रहे थे उसके रैथ को उनको भी सहन करना पड़ा। किसको सहन करना पड़ा, मनी लेंडर्स और मर्चेंट्स को। अब इससे क्या हुआ, उनको लगने लगा कि जब मतलब रिवोल्ट अगर इंडियंस जो सोल्जर्स या जो लीडर्स लेड करें वो जीत जाएंगे, तो उनके भी इंटरेस्ट खतरे में आ जाएंगे, उनकी भी जो मतलब बिजनेस है खतरे में आ जाएगी। तो इस कारण ये लोगों ने भी जो रिवोल्ट कर रहे थे 1857 उनका साथ नहीं दिया, और उन्होंने लगा कि हमारे जो है मतलब ब्रिटिश के पैट्रोनेज में हमारे इंटरेस्ट ज्यादा अच्छे से सुरक्षित हैं। और लास्ट रीजन क्या था, एजुकेटेड क्लास। एजुकेटेड क्लास को ये लगा कि ये फिर से वापस, अगर इस रिवोल्ट को हम सपोर्ट करते हैं और इंडियंस जीत जाते हैं, तो फिर से वापस लौटना होगा उसी फ्यूडल वर्ल्ड में, फ्यूडल इंडिया में जो पहले एग्जिस्ट करती थी, जहां पे कोई साइंटिफिक व्यू नहीं रहता था, जहां कोई लॉजिक नहीं रहता था, जहां चारों तरफ सोशल इविल प्रैक्टिसेस रहती थी। तो उन सब चीजों से दूर रहने के लिए एजुकेटेड क्लास ने ये मन बनाया कि वो इस रिवोल्ट में न्यूट्रल रहेंगे और किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये बेसिक 6 रीजन थे जिसके कारण से 1857 का रिवोल्ट हुआ। पहला आपका था पैन इंडिया पार्टिसिपेशन नहीं था, दूसरा आपका था कि पुअर आर्म्स और इक्विपमेंट्स थे, तीसरा आपका था कि बेटर स्पाइस सिस्टम और टेलीग्राफ सिस्टम था ब्रिटिश के पास, और चौथा ये था कि पुअरली ऑर्गेनाइज्ड अनकोऑर्डिनेटेड था इंडियंस की तरफ से, पांचवा जो इंडियंस लीडर्स सिलेक्ट कर रहे थे उनकी कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी, और सिक्स्थ क्या था, क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन। डिफरेंट क्लासेस जो थे इंडियन सोसाइटी को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। जमींदार ने क्या किया, ब्रेक वाटर टू स्टॉर्म, मतलब जो झोंका आया है उसको रोक दिया, रोकने में का कार्य किया। जो स्टॉर्म आया है, तेज झोंका आया है, उसको रोकने का कार्य किया। तो ये रीजन थे, सिक्स रीजन जिसके कारण से 1857 का रिवोल्ट फेल हुआ। अब हम लोग बात करेंगे इस रिवोल्ट का इंपैक्ट क्या पड़ा।
इम्पैक्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट। तो हम इसमें लिखते हैं बेसिकली जो जो इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है उनको कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहला इम्पैक्ट ये पड़ा 1857 रिवोल्ट का कि एबोलिशन कहते हैं, एंड हुआ कंपनी रूल का। 1857 के रिवोल्ट के बाद जो कंपनी रूल था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी इंडियन में, वो एंड हो गया, उसका खात्मा हो गया, उसका एबोलिशन हो गया। तो पहला इंपैक्ट तो ये पड़ा। दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। 1858 इसके बारे में जान लेते हैं। इस एक्ट के तहत जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की पावर थी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की पावर थी, वो क्या की गई, वो कंपनी से उठा के किसको दे दी गई, ब्रिटिश क्राउन को। तो ये था सेकेंड रीजन, सेकेंड इंपैक्ट। क्या क्या पड़ा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जिसके तहत इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंपनी से लेकर छीन कर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया, मतलब अंडर क्वीन विक्टोरिया दे दिया गया, क्वीन विक्टोरिया के अंडर कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन के उस समय हेड कौन थी, या कह सकते हैं उस समय की रानी कौन थी, तो क्वीन विक्टोरिया को दे दिया गया, क्वीन विक्टोरिया। अब हम अगला बात करें तो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बेसिकली जो इंपैक्ट पड़ा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का ही पड़ा। इसी के अंदर विभिन्न पॉइंट्स हैं, विभिन्न सिनेरियोज हैं, जो इम्पैक्ट है, मतलब सारे इम्पैक्ट अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 देखेंगे तो इम्पैक्ट के रूप में यही एक लॉ लाया गया, यही एक मतलब इनेक्टमेंट हुआ, लेजिस्लेशन हुआ। तो उसी के तहत ये विभिन्न मतलब जो इम्पैक्ट हम लिख रहे हैं वही है बेसिकली। तो मेनली जो इम्पैक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है और इसी के अंडर है। तो इसी के अंडर क्या हुआ कि मान लीजिए अगर इसको थर्ड मान लेते हैं हम, तो थर्ड हमारा क्या हुआ कि पोस्ट ऑफ क्रिएट की गई, पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि कौन था, एक मेंबर रहता था ब्रिटिश कैबिनेट का, मेंबर रहता था ब्रिटिश कैबिनेट का। जो कि रेस्पॉन्सिबल रहेगा इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जो सारे मैसेज, गवर्नर जनरल, इधर मान लीजिए आपका गवर्नर जनरल है, जिसे वाइसरॉय भी कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल है, और इधर क्वीन है या ब्रिटिश क्राउन है। तो इनके बीच का एक लिंक के रूप में काम कर रहा था कौन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो एक न्यू पोस्ट क्रिएट की गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो गवर्नर जनरल या जिसे अभी हम बताएंगे वाइसरॉय भी कहा जाने लगा, उनके बीच और क्वीन के बीच में, मतलब ब्रिटिश क्राउन के बीच में लिंक का काम करता था। इसे ब्रिटिश क्राउन कह सकते हैं, ब्रिटिश क्राउन और गवर्नर जनरल के बीच में लिंक का काम करता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये था हमारा थर्ड रीजन। अगर हम बात करें अगले की, फोर्थ की, तो फोर्थ हमारा जैसे मैंने बताया अभी कि गवर्नर, पहले जो टाइटल हुआ करता था, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था इंडिया में, ब्रिटिशर, उसको हम लोग कहते थे गवर्नर जनरल। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था इंडिया में, ब्रिटिशर, उसको हम लोग पहले कहते थे गवर्नर जनरल। क्या बोलते थे, सॉरी शायद आई थिंक फोर्थ रीजन है, तो उसको हम लोग बोलते थे गवर्नर जनरल। अब इस गवर्नर जनरल की नेमिंग चेंज करके क्या रख दी गई, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो एक ये इंपैक्ट पड़ा। अब हम लोग, ये तो हमारा पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या क्या हुए। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी कुछ इंपैक्ट पड़े होंगे। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये इंपैक्ट पड़ा कि ब्रिटिश क्राउन या क्वीन ने प्रोक्लेमेशन दिया
क्या प्रोक्लेमेशन दिया? प्रोक्लेमेशन, क्वीन का प्रोक्लेमेशन क्या था कि एरा ऑफ एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन एंड होगा। एरा ऑफ एक्सपेंशन एंड एनेक्सेशन विल एंड, एनेक्सेशन विल एंड। जो इंडिया में इंडियन टेरिटरीज जो यहाँ के मतलब राजा लोग रूल करते थे तो उसको एनेक्स कर लिया था, मतलब अपने में मिला लिया था। ब्रिटिश अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर रहा था, एक्सपैंड कर रहा था इंडिया में। तो उस एरा का अब अंत होगा, ये क्वीन विक्टोरिया ने प्रोक्लेम किया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो इंडियन प्रिंसेस हैं या इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसेस हैं और उनके प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनके राइट्स और डिग्निटी की रिस्पेक्ट की जाएगी, रिस्पेक्ट की जाएगी। तो एरा ऑफ एनेक्सेशन और एक्सपेंशन का एंड हुआ और इंडियन प्रिंसेस और उनके प्रिंसली स्टेट्स के लोगों के राइट्स और डिग्निटी की रिस्पेक्ट की जाएगी। ये अगला रीजन था। अगला रीजन क्या था कि प्रोक्लेमेशन ये भी हुआ, ये भी ब्रिटिशर्स ने कहा कि अब कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा रिलीजियस प्रैक्टिस में इंडियंस के। नो इंटरफेरेंस इन दी रिलीजियस प्रैक्टिसेस या सोशियो रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी आप कह सकते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ इंडियंस। ये अगला रीजन इंपैक्ट पड़ा। और सातवां इंपैक्ट ये पड़ा कि जो इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिशर्स, मैं उल्टा लिखता हूं, ब्रिटिश सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स की आर्मी में जो रेशियो होता था, मतलब जो आर्मी का रेशियो था सोल्जर्स का, ब्रिटिश सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स का, वो पहले क्या था 1:5 मींस हर 5 इंडियन सोल्जर्स पर एक ब्रिटिश सोल्जर हुआ करता था, हर 5 पे एक। अब इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया 2:5, मतलब हर 5 इंडियन सोल्जर पर 2 ब्रिटिश सोल्जर। फॉर एवरी 5 इंडियन सोल्जर्स देयर विल बी 2 ब्रिटिश सोल्जर्स। तो ये 7th इंपैक्ट पड़ा 1857 के रिवोल्ट का। तो ये टोटल 7 इंपैक्ट थे जो 1857 के रिवोल्ट की वजह से पड़े। तो मुझे लगता है ये क्लियर होगा आपको। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक में इसके बाद बात करेंगे कि इस रिवोल्ट का नेचर क्या क्या था, इसके सिग्निफिकेंस क्या थे और विभिन्न राइटर्स को लेकर इसकी क्या पर्सपेक्टिव थी, ये बात करेंगे। और साथ ही साथ आगे बात करेंगे, जैसे ये जो चीजें हैं ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वो होगा हिस्ट्री प्री। तो उसमें हम लोग बात करेंगे कौन लोग कहां से लीड कर रहे थे इस रिवोल्ट को, क्या क्या राइटर्स के पर्सपेक्टिव थे इस रिवोल्ट को लेकर, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हम लोग अपनी अगली प्लेलिस्ट में डालेंगे। ये बीपीएससी मेंस में नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको किस प्लेलिस्ट में, क्या बोलते हैं कि हिस्ट्री प्री वाले प्लेलिस्ट में, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे और उसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि कौन कहां से रिवोल्ट को लीड कर रहा था। जैसे मैं एग्जांपल बता दे रहा हूं कि जैसे कानपुर के नाना की कैप गिर गई, तो मतलब कानपुर से नाना साहब लीड कर रहे थे, कैप गिरना मतलब कैंप बेल, तो कानपुर के नाना की कैप गिर गई, तो कानपुर से नाना साहब कौन लीड कर रहा था ब्रिटिश की तरफ से, कैंपबेल। तो इस तरह के ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में, कब, नेचर और सिग्निफिकेंस के बाद। थैंक यू वेरी मच। हाँ, और एक चीज, अगर आपको इन सब चीजों का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पीसीएस हब 9565444621 से ले सकते हैं। वहां पे मैंने मुंडा रिबेलियन का पीडीएफ डाल दिया है और धीरे धीरे सारे पीडीएफ पढ़ रहे हैं, तो आप वहां से ले सकते हैं इसका पीडीएफ भी। थैंक यू।